नमस्कार, एचबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी जिला एवं महानगर के संयुक्त तत्वावधान में शास्त्री घाट वरुणा पुल पर उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमती सरोजिनी नायडू का जन्मदिवस मनाया गया। भाजपा सरकार में महिलाओं की दुर्दशा को देखते हुए समाजवादी महिला घेरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। महिला घेरा कार्यक्रम और विचार गोष्ठी कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी से जुड़ी महिलाओं ने प्रदेश व केंद्र सरकार पर महिलाओं की अनदेखी का आरोप लगाते हुए पूर्व की सपा सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। बातचीत के दौरान महानगर अध्यक्ष पूजा यादव ने बताया कि मौजूदा सरकार चाहे वह प्रदेश की हो या केंद्र की हो, महिलाओं के हक की बात करती है, लेकिन इनके शासनकाल में महिलाओं के उत्पीड़न के मामले थम नहीं रहे हैं। ये आज सरोजिनी नायडू जी के जयंती पर हम लोगों ने आज ये आयोजन किया है, जिसमें अभी वर्तमान में जो भाजपा सरकार चल रही है, जिस तरीके से महिला विरोधी कृत्य कर रही है, जिस तरीके से नोटबंदी करके और जिस तरीके से यहाँ महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ पे 6 महीने की दूध पीती बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, 80 साल की बूढ़ी माँ भी सुरक्षित नहीं है। ये कैसा उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी? क्या यही सोच के महिला बहनों ने आपको वोट किया था? लेकिन अब महिला बहनें जाग चुकी हैं, जान चुकी हैं कि कौन रक्षक है, कौन भक्षक है। और 22 के चुनाव में महिला बहनें एक ऐसा हुंकार भरेंगी, एक ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा, जो फिर पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। महिला आयोग का भी गठन किया है पूर्व की सरकार की तरह योगी जी ने। महिला आयोग द्वारा सुनवाई भी होती है, महिलाओं के उत्पीड़न रोकने के भी दावे किए जाते हैं। देखिए, महिला आयोग का गठन हुआ है, सबसे बड़ी बात कि इनकी कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी जिस तरीके से पहले के पूर्वोत्तर प्रधानमंत्रियों को चूड़ियां देती थी कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, आज स्मृति ईरानी चुप क्यों हैं? हाथरस का घटना हुआ, लोकतंत्र की हत्या हुई, क्यों चुप है इनकी कैबिनेट मंत्री? क्या ये सुरक्षा देनी चाहते हैं भाजपा वालों? और जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई, बिटिया की लाश को पुलिस वाले पेट्रोल से जला दिए, संविधान की धज्जियां उड़ा दिए। कैसे माने महिलाएं कि हम सुरक्षित हैं? कैसे माने कि हमारा संविधान सुरक्षित है? कैसे माने कि महिला सम्मान सुरक्षित है? तो क्या कोई आज पत्रक वगैरह भी आपका महिला? कोई पत्रक नहीं, ये एक महिलाओं की एक यहाँ सभा हुई है, जिसमें हम सभी महिलाओं ने संकल्प लिया है कि आप जिस तरीके से लोगों को डरा के सरकार बना रहे हैं, हम समाजवादी लोगों को सच्चाई का प्रकाश दिखाकर सरकार बनाएंगे और आपको तख्त से तख्ता पलट करके दिखाएंगे। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के चुनाव अधिकारी कृपाशंकर जायसवाल ने छात्र संघ चुनाव के लिए अधिसूचना जारी किया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने जिला प्रशासन के साथ बैठक के बाद यह अधिसूचना जारी की है। काशी विद्यापीठ का छात्र संघ का चुनाव 25 फरवरी को होगा। 25 फरवरी के दिन सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद शाम 3:30 बजे तक छात्र संघ का परिणाम आ जाएगा। अधिसूचना के मुताबिक छात्र संघ चुनाव में दावेदारी के लिए नामांकन हेतु ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 16 फरवरी को होगा। इसके बाद 17 फरवरी को ऑनलाइन नामांकन करने वाले उम्मीदवारों के नामांकन की हार्ड कॉपी तथा मूल प्रमाण पत्र का सत्यापन मानविकी संकाय में जमा किया जाएगा। नामांकन करने वाले छात्र नेताओं में वैध और अवैध प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन 17 फरवरी को दोपहर 2 बजे के बाद होगा। यदि कोई प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेना चाहेगा तो उसके लिए 18 फरवरी का दिन तय किया गया है। 18 फरवरी को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक यह जारी रहेगा। इन तमाम प्रक्रियाओं के बाद वैध प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन 18 फरवरी को ही दोपहर 4 बजे होगा और फिर वह तारीख आएगी जिसका इंतजार सभी छात्र नेताओं को है।
25 फरवरी के दिन छात्र संघ चुनाव का आयोजन होगा। इसी दिन शाम को छात्र संघ चुनाव का परिणाम भी घोषित कर दिया जाए। निर्वाचन 2020-21 का अधिसूचना जारी हो रहा है और कल तक की स्थिति थी कि जिला प्रशासन पुलिस बल का सहयोग नहीं दे रहा था, इसलिए चुनाव स्थगित होने की संभावना थी। बच्चों के विरोध करने के कारण कुछ उन्होंने अमर्यादित घटनाएं की और हमारे यहाँ विश्वविद्यालय में शताब्दी समारोह चल रहा है, दीक्षांत समारोह प्रस्तावित है, उसको सकुशल संपादन कराने के लिए हमने जिला प्रशासन से अनुरोध किया कि आप हमारा ये चुनाव संपन्न कराएं और जिसके आधार पर उन्होंने कुछ लिखित शर्तों के साथ हमसे अनुमति दी है और उसी शर्तों के साथ हम अधिसूचना लिंग 2 समिति, छात्र संघ नियमावली और मजिस्ट्रेट के शर्त के हिसाब से कर रहे हैं और उसी हिसाब से हमारा आज अधिसूचना जारी हुआ है। 16 को ऑनलाइन नामांकन होगा, 17 को हार्ड कॉपी उसकी जमा होगी और 18 को नाम वापसी होगी, 25 को मतदान होगा, मतगणना होगा, परिणाम घोषित होगा जो ऑनलाइन ओमार सिस्टम पर है और 5 बजे तक हमारे परिणाम आ जाएंगे ताकि उसके बाद हमारे और दीक्षांत समारोह के कार्यक्रम संपन्न हो सकें। और इस संदर्भ में थोड़ी सी नई डिफरेंस आएगा कि बच्चों के सामने और हमारे सामने भी एक चैलेंज है कि हम बच्चों को कैंपस के बाहर की गतिविधियों से रोक सकें, अन्यथा वो प्रभावित होंगे, उनकी सदस्यता और जो उम्मीदवारी है वो निरस्त मानी जाएगी। सर, बाहरी गतिविधियों का जिम्मेदार कौन होगा? कैंपस के अंदर के लिए हम रिस्पांसिबल हैं, उसको करेंगे। बाहर के लिए जिला प्रशासन हमें सूचना देगा, एविडेंस देगा, तब उस पर हम कुछ एक्शन लेंगे और जिस तरह की भी गति होगी, अगर आचार संहिता से संबंधित गति होगी तो हम लेंगे और अगर भारतीय दंड विधान संबंधित कोई होगा तो उस पर तो जिला प्रशासन देगा। तो भारतीय दंड विधान में होगा वो होगा, आचार संहिता की बात होगी तो हम उस पर एक्शन लेंगे। नामांकन के पहले रैली निकाली जाती है छात्रों द्वारा, अब कुछ नहीं निकलेगा, नहीं, अब कुछ नहीं। अब वो तो अब तो आपको मैंने जो आचार संहिता है जो उसमें सब मैंने डीएम साहब का लेटर दे दिया है और वो अलग से मैं पोर्टल पर आप देखिए हम एफिडेविट भी दे रहे हैं और आप खुद को आपको मालूम होगा कि डीएम साहब का जो 10 तारीख का पत्र है जो 2 यूनिवर्सिटी 2 कॉलेज को लिए, उसमें सीधे मना कर दिया है कि नहीं मार्च अप्रैल फरवरी में नहीं करने देंगे और अप्रैल में यदि होगा तो ये शर्तें होंगी। तो इस मतलब इस सत्र में निरस्त ही कर दिया था उन्होंने। किसी तरह विपरीत परिस्थिति में हुआ है, लड़के भी कल तैयार हुए हैं, कुल अनुशासक महोदय को लिख के लेटर दिए कि हम उसका पालन करेंगे। अगर हमारे पास वो लेटर है, अफिडेविट पर हम ले रहे हैं, अगर वो नहीं पालन करेंगे तो हम निर्वाचन उनका सुधर उम्मीदवारी निरस्त कर देंगे सीधे। ये सामान्य चीज़ है। और उसके बाद हमारे सहयोग के लिए प्रशासन ने स्पेसिफिक आदेश विश्वविद्यालय विद्यापीठ के बारे में निकाला है। अगर वो गलत करेंगे तो प्रशासन हमारा सहयोग करेगा, सामान्य चीज़ है। नामांकन के लिए ओटीपी सिस्टम क्या है? ओटीपी सिस्टम का मतलब ऑनलाइन का मतलब ऐसा है कि ऑनलाइन वो भरते हैं। ऑनलाइन भरने पर अगर मान लीजिए हम ये वेरीफाई करेंगे कि जो लड़का है वो वही लड़का है जो नामांकन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो लड़का के लिए हमारा आपने देखा होगा हमारे एडमिशन सिस्टम ऑनलाइन है, एजेंसी करती है। तो ऑनलाइन एजेंसी है और ऑनलाइन लड़के को ईमेल पर सूचना और उसके मोबाइल पर भेजते हैं। तो जैसे हम कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं तो ओटीपी आता है कन्फर्म करने के लिए आप ही हैं कि नहीं। तो वो जो लड़का अपना मोबाइल रजिस्टर्ड है उस पर ओटीपी जाएगा, अब ओटीपी कन्फर्म करेगा तो उसका नामांकन क्लियर होगा। और यदि कोई लड़का अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया होगा तो ये आज 13 और 16 के बीच में वह एक निश्चित प्रोफार्मा होगा जिस पर भर के चुनाव अधिकारी से करेक्शन कराएगा और एजेंसी में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा तभी ओटीपी कर पाएगा, अपना नामांकन कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। आइडियल वुमेन वेलफेयर सोसाइटी व युवा फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में भुल्लनपुर पीएससी मड़ुआडीह में महिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बोलते हुए सीमा चौधरी ने कहा कि महिला सम्मान की बातें तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन यह एक छल के समान लगता है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। आप स्वयं ही जानते हैं कि महिलाओं की स्थिति क्या है, उनकी परिस्थिति क्या है। लगता है कि महिला होना सबसे बड़ी सजा बन गई है। काश हम एक स्त्री न होते, काश धरती पर बेटियां जन्म ही न लेती, क्योंकि जो भी स्थिति आज बनी हुई है समाज में महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति, उसे देखते हुए यह सवाल आपके भी जेहन में जरूर आता होगा, क्योंकि आप भी एक पिता हैं, एक पति हैं, एक भाई हैं। डर आपको भी सताता है। मेरा नाम सेवा चौधरी है, मैं युवा फाउंडेशन से हूँ। आज युवा फाउंडेशन व आइडियल वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में महिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू जी के जन्म उपलब्धि पे ये रखा गया था, जिसमें महिलाओं ने अपनी परेशानियों को खुल के साझा किया। कहीं न कहीं आप भी भली भांति परिचित है, हम भी भली भांति परिचित है कि महिलाओं की स्थिति दिन प्रतिदिन किस तरह की होती जा रही है। इसी पे आज हम लोगों ने खुल करके चर्चा किया।
साथ में ये भी हमें ये लगता है ना कि महिला होना बहुत बड़ा गुनाह जैसे हो गया है। हमारे शरीरों को हमें जिस तरह से हमारे साथ भेदभाव हो रहे हैं, व्यवहार हो रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है कि हमने बहुत बहुत गुनाह कर दिया है कि हम एक महिला है। संस्था की जो सचिव है वीना सिंह जी, उन्होंने में अपना महत्वपूर्ण योगदान इसमें दिया। उन्होंने अपनी बातें रखी कि बच्चियों के साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि आप अपने बेटों को भी समझाएं। सिर्फ बच्चियों को घर में रख के पाबंदी लगाने से कुछ नहीं होगा, अपने लड़कों को भी समझाएं, तब जाके संभव है कि कुछ बेहतर सुधार हो महिलाओं के प्रति। शिवपुर थाना अंतर्गत गिलट बाजार स्थित करौली डायग्नोस्टिक सेंटर में शनिवार को बगल के खाली प्लॉट में पड़े कूड़े के ढेर में लगी आग के चलते बिल्डिंग में भी आग लग गई, जिससे डायग्नोस्टिक सेंटर में अफरा तफरी का माहौल मच गया। आनंद फानन में इसकी सूचना शिवपुर थाने तथा फायर ब्रिगेड को दी गई और डायग्नोस्टिक सेंटर में रखे सुरक्षा उपकरणों से आग को बुझाने का प्रयास प्रारंभ हुआ। यह संयोग ही रहा कि किसी भी तरह की अनहोनी घटना घटित होने के पूर्व ही शिवपुर थाने की टीम ने करौली डायग्नोस्टिक सेंटर के कर्मचारियों की मदद से आग पर काबू पा लिया, अन्यथा बड़ी घटना घट सकती थी। वहीं बातचीत के दौरान थाना प्रभारी शिवपुर इंस्पेक्टर राजू रंजन ने बताया कि थाने पर सूचना मिलते ही हम लोग यहां पहुंचे और इनके यहां मौजूद सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करते हुए आग पर काबू पाया गया। उन्होंने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी भी प्रकार की कोई जान माल की हानि नहीं हुई। ये हमारे थाना क्षेत्र में करौली डायग्नोस्टिक है, जहाँ काफ़ी सारे पेशेंट ऑलवेज जो है अपने जांच के क्रम में रहते हैं। इसके बगल में खाली प्लॉट है और उस प्लॉट में कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं हुआ है, केवल बाउंड्री वाल है, जिससे उसमें तमाम सूखे हुए पेड़ और कूड़े वगैरह हैं। वहाँ कहीं से आग लग गई थी, जिसकी लपटें जो है इधर भी आ रही थी। ये सूचना 112 नंबर पे दी गई थी करौली के एम्प्लॉइयों के द्वारा। उस सूचना पे हम लोगों ने आके यहाँ किया, लेकिन इनके यहाँ जो व्यवस्था थी फायर की, उससे इन लोगों ने कंट्रोल कर लिया था। फिर भी हमारी फायर की टीम भी काम कर रही है, किसी तरीके की जान माल की कोई क्षति नहीं हुई। वहीं डायग्नोस्टिक सेंटर के प्रबंधक ने बताया कि हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर के सेट ए पे खाली प्लाट में कूड़े का ढेर है, उसमें किसी व्यक्ति ने कूड़ा जलाने के उद्देश्य से आग लगाई थी, जिसकी लपटें हमारे डायग्नोस्टिक सेंटर के परिसर में भी आ गईं। हम लोग के एम्प्लॉय के द्वारा हम लोग को सूचना मिली कि ऐसा ऐसा बगल में जहाँ पे कुछ सूखे पत्ते पेड़ वगैरह हैं उनमें आग लग गई, तो उसकी लपटें हम लोग के तरफ भी आ रही थी, जिसकी सूचना शिवपुर पुलिस थाने को तुरंत दी गई थी। इनकी तरफ से तुरंत कार्रवाई किया गया, वहाँ पे फायर ब्रिगेड वगैरह भी सारी बुलाया गया और हम लोग को पूरा सहयोग इनका प्राप्त हुआ। हमारे यहाँ पे भी एम्प्लॉयज़ ने पूरी तरीके से, चूँकि ट्रेंड थे और हमारे यहाँ का फायर सिस्टम भी अच्छा था, तो सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं। चूँकि हम लोग के यहाँ थोड़ा सा फुटफॉल ज़्यादा है, पेशेंट ज़्यादा आते हैं जांच करने के लिए, इसलिए हम लोग को इन सारी चीज़ों की व्यवस्था रखनी पड़ती है और उसको पूरी तरीके से। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शिवपुर थाने का और ख़ास तौर से हमारे एसओ साहब का, जिन्होंने तुरंत कार्रवाई किया और हम लोग को काफ़ी असिस्टेंस दिया और हम लोग के कहीं पे भी जान माल की कोई क्षति नहीं। प्राइमेक्स हॉस्पिटल गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट में डीएवी मैदान पर शनिवार को खेले गए मैच में कबीर स्पोर्टिंग क्लब ने पूर्वांचल क्रिकेट क्लब को 2 विकेट से हराया। प्राइमेक्स हॉस्पिटल गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट में डीएवी मैदान में शनिवार को पूर्वांचल क्रिकेट क्लब और कबीर स्पोर्टिंग क्लब के बीच में मैच हुआ। यह मैच निर्धारित समय का था और निर्धारित समय में यह मैच 16-16 ओवरों का हो सका। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पूर्वांचल गर्ल्स क्रिकेट क्लब की टीम ने 16 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 80 रन बनाए, जिसमें नेहा ने सर्वाधिक 31 रन बनाए। जवाब में बैटिंग करने उतरी कबीर स्पोर्टिंग क्लब की टीम ने 15 ओवर 2 गेंदों में लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट के नुकसान पर 81 रन बनाकर मैच को जीत लिया। कबीर स्पोर्टिंग क्लब की तरफ से सुनिधि ने 28 रन और प्रिया ने 11 रन बनाए। पूर्वांचल क्रिकेट क्लब की तरफ से ममता और सुष्मिता ने 2-2 विकेट तथा मुस्कान और प्रतीक्षा ने 1-1 विकेट लिए। आज के मैच के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता गोविंद चतुर्वेदी थे, जिन्होंने खिलाड़ियों से हाथ मिलाकर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूर्वांचल क्रिकेट क्लब के सचिव अजय मिश्रा, वाराणसी के वरिष्ठ खिलाड़ी एवं कबीर स्पोर्टिंग क्लब के कोच रामलाल यादव, सोनकर क्रिकेट एकेडमी के कोच जेपी सोनकर सहित तमाम क्रिकेट प्रेमी मौजूद थे।
इसके पूर्व 12 फरवरी को जेपी क्रिकेट तथा कबीर स्पोर्टिंग क्लब के बीच में जो मैच हुआ था उसके मुख्य अतिथि प्राइमेक्स हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर विनोद सिंह थे। उन्होंने दोनों टीमों से परिचय प्राप्त किया तथा उन्होंने बताया कि वो भी बचपन में पूर्वांचल क्लब से खेलते थे और काफ़ी अच्छा खेलते थे। उन्होंने प्राइमेक्स हॉस्पिटल की तरफ से अगले महीने सिगरा स्टेडियम में अंडर 14 बालक एवं बालिकाओं के लिए क्रिकेट प्रतियोगिता कराने की बात कही। बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा क्रिकेट में, सर हैं हमारे गुरु हैं और हम भी बहुत सीखे इनसे। वो भी खेलो आगे चलते अच्छा ही रहेगा, बस मेहनत करते रहो और क्या। इसी के साथ एचबीसी न्यूज़ का यह संस्करण हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।